प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +1 ज्योग्राफी संबंधित, और इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था संरचना तथा भू-आकृति विज्ञान के अंतर्गत। संरचना तथा भू-आकृति विज्ञान। इसके अंतर्गत हमने पहला उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, या हम कह सकते हैं हिमालय, इसकी बात कर रहे थे। इसके 4 पार्ट हमने देखे थे। पहला था कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिमी हिमालय। दूसरे की हम बात कर रहे थे हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय, इसकी हम बात कर रहे थे उत्तरांचल हिमालय के अंतर्गत या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि 2 नदियां थी, दो नदियों की हम बात कर रहे थे, रावी और काली। रावी नदी की बात की हमने, ये सिंधु की सहायक नदी थी। काली नदी की बात की हमने, घाघरा की सहायक नदी थी, और घाघरा गंगा की सहायक नदी। इन नदियों की हमने बात की थी। फिर उसके बाद में हिमाचल हिमालय के अंतर्गत हमने बात की कि इसके अंतर्गत कुछ पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं, और पर्वत श्रेणियों के साथ साथ में कुछ घाटियाँ भी पाई जाती हैं। घाटियों की भी हमने बात की थी, लाहौल स्पीति की घाटी, कुल्लू कागड़ा घाटी, और नागटिब्बा पर्वत श्रेणी, और धौलाधर पर्वत श्रेणी, इनकी हमने बात की थी। अब देख रहे हैं कि जो हिमाचल हिमालय है, हिमाचल हिमालय के अंतर्गत सर्वप्रमुख पार्ट देखिए, समांतर क्रम में देखेंगे वरद, लघु और शिवालिक। तो जो लघु का पार्ट है वो अधिक दिखाई देता है किसके अंतर्गत? हिमाचल हिमालय के अंतर्गत। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस हिमाचल हिमालय के अंतर्गत 1000 से 2000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले कुछ आकर्षण केंद्र आपको दिखाई देंगे। आकर्षण केंद्र का मतलब ये है कि जब ब्रिटिश प्रशासन का अधिकार था, ब्रिटिश प्रशासन का अधिकार था भारत पर, उस समय इन ब्रिटिश लोगों ने जो अपने केंद्र स्थापित किए थे उच्च पर्वतीय प्रदेशों में, वो इसी हिमाचल हिमालय के अंतर्गत स्थापित थे। देखिए कौन कौन से थे। हम बात कर रहे हैं मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, चक्राता, लैंसडाउन, शिमला, डलहौजी, ये सारे के सारे क्षेत्र कहाँ पर हैं? हिमाचल हिमालय के अंतर्गत।
ठीक है। ये मसूरी, नैनीताल, लैंसडाउन ये कहाँ पर है? सारे के सारे उत्तराखंड में, या जो आप नाम ले रहे हो यहाँ पर उत्तरांचल, इसी का नाम है, या आप इसको कह सकते हो यूटी। और जो शिमला, डलहौजी हैं ये किस राजनीतिक प्रदेश में हैं? हिमाचल में है, HP। ठीक है। ये सारे के सारे जो केंद्र थे ये कहाँ पर थे? ये थे हिमाचल, हिमालय के अंतर्गत। अब देखिए इस क्षेत्र के अंतर्गत दो प्रमुख स्थलाकृतियां हमें नजर आती हैं। कौन कौन सी दो प्रमुख स्थलाकृतियां हैं? देखिए इसके अंतर्गत हम बात करेंगे, ये वरद हिमालय का पार्ट है, ये लघु का है, और इसके नीचे शिवालिक का पार्ट है। इस छोटे से प्रदेश में तीनों नजर आ रहे हैं। ये तो है समांतर क्रम और हम बात कर रहे हैं अनुप्रस्थ की, तो ये तीनों की विशेषता यहाँ नजर आएगी। तो क्या है? लघु और शिवालिक, इन दोनों के मध्य में दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं। स्थलाकृतियां हैं कहाँ पर हैं? लघु और शिवालिक के अंतर्गत। अगर हम अनुप्रस्थ विभाजन की बात करेंगे तो कहाँ पर है? हिमाचल, हिमालय के अंतर्गत। दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों की बात करेंगे तो देखिए क्या पाई जाती हैं यहाँ पर? घाटियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? घाटियाँ। अब मैं बता देता हूँ आपको, पश्चिमी क्षेत्र में भी कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, और दूसरी स्थलाकृति की बात करेंगे पूर्वी क्षेत्र में भी कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं। अब पश्चिमी क्षेत्र में जो घाटियाँ पाई जाती हैं उन घाटियों को दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून। और पूर्व की ओर जो घाटियाँ पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। पश्चिम का मतलब, अगर इस क्षेत्र में कोई घाटी मिलेगी पश्चिमी क्षेत्र में तो वो क्या कहलाएगी? दून। और नीचे वाले पूर्वी क्षेत्र में अगर कोई घाटी मिलेगी तो वो क्या कहलाएगी? द्वार। ये मिडिल का पार्ट इसमें शेष रह गया। अब ये जो घाटियां हैं, इन घाटियों में कई क्षेत्र स्थित हैं। जैसे हमें बताया गया है, कौन सा दून? चंडीगढ़ कालका दून। ठीक है। दूसरा दे रखा है हमें नालागढ़ दून। तीसरा है देहरादून। चौथा है हरिके दून। पांचवा है कोटा दून। ये क्षेत्र स्थित हैं और इनके आगे क्या लगा हुआ है? दून लगा हुआ है। तो मतलब दून किसके लगेगा? जो हिमाचल, हिमालय के अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत जो घाटियां हैं और उन घाटियों में जो स्थित क्षेत्र हैं उनके आगे क्या लगेगा? दून लगेगा। तो इस प्रकार से आप कई क्षेत्र देख सकते हो सकता है कि आप वहां तक पहुंच भी चुके हो। इसके बाद में हमें पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे तो पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आपको एक क्षेत्र दिखाई देता है हरिद्वार। ये घाटियों में स्थित क्षेत्र है। ये पूर्वी क्षेत्र है और ये पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है। तो आपको महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों में एक तो दून मिलेगा और दूसरा दे रखा आपका शिवालिक। ठीक है। शिवालिक जो शब्द है, इस शब्द का तात्पर्य पूछा जा सकता है। शिवालिक शब्द का तात्पर्य क्या है? तो शिवालिक शब्द का तात्पर्य से ये है कि प्राचीन समय की बात करेंगे
तो इस क्षेत्र में सीवावाला ये क्षेत्र था, इसमें भूगर्भिक, इसके अंतर्गत सीवावाला क्षेत्र में भूगर्भिक रचनाओं से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? इस सीवावाला की, सीवावाला की जो उत्पत्ति हुई है वो भूगर्भिक रचनाओं के कारण हुई है। और यहाँ पर शाही जगह जो आपको इंपीरियल नाम दिया गया है, इंपीरियल शाही साम्राज्य की बात करेंगे, ब्रिटिश लोगों के साम्राज्य की बात करेंगे, तो उनके सर्वे का जो मुख्यालय था, उनके सर्वे का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? सीवावाला में था। कहाँ पर था? सीवावाला में था। और बाद में कहाँ चला गया? बाद में कहाँ चला गया? देहरादून में चला गया। इसलिए ये जगह फेमस हो गई क्योंकि यहाँ पर सर्वे का, इंपीरियल शाही साम्राज्य का सर्वे का मुख्यालय था, इसलिए ये शिवावाला फेमस हो गए। और इसी के नाम पर क्या रखा गया है? फिर शिवालिक नाम रखा गया है। ठीक है। अब देखिए इन घाटियों के अंतर्गत सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? देहरादून है, जो 35 से 45 किलोमीटर क्या है? लंबाई में फैली हुई है। और इसकी चौड़ाई क्या है? 22 से 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पाई जाती है। अब देखिए इन घाटियों के अंतर्गत क्या है? जनजातीय लोग निवास करते हैं। कौन सी जनजाति निवास करती है यहाँ पर? कौन सी प्रजाति निवास करती हैं? याद रखना, भोटिया। कौन सी जनजाति? भोटिया जनजाति यहाँ इन क्षेत्रों में निवास करती है, इन घाटियों में निवास करती है। और ये लोग क्या हैं? खानाबदोश लोग हैं। किस प्रकार के लोग हैं? खानाबदोश लोग हैं। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं। कैसे करते हैं? किन किन क्षेत्रों में? देखिए ये दो समय में शीत ऋतु या सर्द ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, जिस प्रकार से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ये अपने आवासों को भी क्या कर लेती हैं? परिवर्तित कर लेते हैं। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत तो ये कहाँ चले जाती हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में। और शीत ऋतु में कहाँ आ जाती हैं? घाटियों में आ जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में, पर्वतीय क्षेत्र क्या होते हैं? हमेशा ही ठंडे होते हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में ये लोग कहाँ चले जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में। और शीत ऋतु में ये लोग कहाँ पर आ जाते हैं? घाटियों में। इस प्रकार का कोई स्थानांतरण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास बोलते हैं। ऋतु के अनुसार हमारा प्रवास हुआ है, इमिग्रेशन हुआ है, स्थानांतरण हुआ है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ऋतु प्रवास। अब देखिए इस क्षेत्र के अंतर्गत कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। उन घास के मैदानों की हम बात करेंगे। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान किस क्षेत्र में? हिमाचल, हिमालय के अंतर्गत। बुग्याल, पयार, ये दो प्रमुख शब्द आपके सामने आएंगे। तो बुग्याल क्या है? ये कई बार पूछा जाता है। ये बुग्याल क्या है कि हिमाचल, हिमालय के अंतर्गत, या आप किसी राज्य का नाम लिखना चाह रहे हो तो क्या आएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में है ये दोनों के दोनों, कि हिमाचल, हिमालय के अंतर्गत या उत्तराखंड में जो घास के मैदान ऊंचाई पर दिखाई देती हैं, उन मैदानों को क्या कहते हैं? बुग्याल व पयार कहते हैं। कश्मीर, हिमालय की बात की हमने, तो वहां भी आपको घास के मैदान नजर आएंगे। तो कौन कौन से? मर्ग।
इन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है, इन्हीं घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। और इस प्रकार से आप देख सकते हो, कभी आपने सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये घास का क्षेत्र है और बहुत फेमस क्षेत्र है। कभी आप जाकर देखना, यहाँ पर बड़ा ही रोचक दृश्य आपको दिखाई देगा। अब इस इलाके के अंतर्गत क्या है, हिमालय के अंतर्गत कुछ प्रसिद्ध स्थल भी आपको दिखाई देते हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड, ये सारे के सारे क्षेत्र किस हिमालय में है, ये है हिमालय के अंतर्गत। अब यहाँ पर प्रयाग या संगम दिखाई देता है। प्रयाग क्या होता है, किसे कहते हैं, प्रयाग या संगम। किसका संगम, नदी संगम, नदियों का संगम। नदियों का संगम ही क्या कहलाता है, प्रयाग कहलाता है। दो या दो से अधिक नदियां जब आपस में किसी स्थान पर मिलती हैं तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं। ऐसा हम आगे देखेंगे। अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां जब आपस में मिलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं, जब मिलती हैं तो प्रयाग बनाती हैं। और किस स्थान पे मिलती हैं, देव नामक स्थान पे मिलती हैं, तो वो क्या हो गया, देव प्रयाग। तो कहाँ पर मिलती हैं, देव प्रयाग। इस प्रकार से हम नदी तंत्र का उल्लेख हम अगले चैप्टर में करेंगे। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं अगला जो आता है वो आता है दार्जिलिंग तथा सिक्किम हिमालय। ये देखिए, दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय। अब देखिए इसका क्षेत्र कहाँ पर है, ये देखिए, ये क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। काली नदी आ गई और आगे आ गई तीस्ता नदी। ठीक है, यहाँ हमें विस्तार दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो रियलिटी विस्तार है वो काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय माना जाता है। कौन सा हिमालय माना जाता है, नेपाल। तो तीस्ता नदी से थोड़ा सा आगे की बात करते हैं तो हम सिक्किम को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया भी गया है कि इसके पश्चिमी क्षेत्र की बात करेंगे, इस क्षेत्र की बात करेंगे, और ये हो गया इसका पूर्वी क्षेत्र। ये पश्चिमी क्षेत्र है और ये पूर्वी क्षेत्र है इस हिमालय का। कौन से हिमालय का, दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय का। पश्चिमी क्षेत्र की बात करेंगे तो इसको बोला जाता है नेपाल हिमालय। ठीक है, और पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे तो इसको बोला जाता है भूटान हिमालय। ठीक है, भूटान के अंतर्गत आगे का एक क्षेत्र ये आ जाता है। ठीक है, ये क्षेत्र भूटान का है। नेपाल और भूटान के मध्य कौन सा स्टेट है, सिक्किम है, इसलिए हम वहां बात करते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत ये जो पार्ट है, इस पार्ट में सर्वोच्च चोटियां पाई जाती हैं। सर्वोच्च चोटियों का मतलब ये है कि सर्वोच्च ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंची चोटियां किस हिमालय में पाई जाती हैं, किस हिमालय में पाई जाती हैं, दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय के अंतर्गत पाई जाती। और इसके अंतर्गत एक प्रमुख कंचनजंगा,
ये चोटी भी दी गई है। कहाँ पर है? सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में ये चोटी है। ये देखिए इस क्षेत्र में, यहाँ पर कंचनजंगा स्थित है। और यहाँ पर कुछ जनजातीय लोग निवास करते हैं, जैसे लेप्चा जनजाति हैं, वो कहाँ निवास कर रही हैं? इसी दार्जिलिंग हिमालय में निवास कर रही हैं। और इस हिमालय के दक्षिण की बात करेंगे, दक्षिणी क्षेत्र की बात करेंगे, दक्षिणी भाग की, इस हिमालय पार्ट के दक्षिणी भाग के, तो यहाँ पर किस प्रकार से मिश्रित जनजाति या मिश्रित जनसंख्या निवास कर रही है। मिश्रित जनसंख्या का मतलब क्या है? नेपाली भी निवास कर रहे हैं, बंगाली भी निवास कर रहे हैं, और मध्य भारत की जनसंख्या या जनजातीय लोग भी निवास कर रहे। तो यहाँ पर एक मिश्रित जनसंख्या दिखाई देती है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में जो वर्षा है, वर्षा अधिकांश दिखाई देती हैं, और यहाँ पर कुछ चाय के बागान भी दिखाई देते हैं। शेष जो विशेषताएं हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।